नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं, देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। हालांकि नए मामले लगातार तेजी से कम होते जा रहे हैं, जिससे उम्मीद की किरण बंधी है कि शायद अब दूसरी लहर के दिन गिने चुने रह गए हैं। तीसरी लहर की चेतावनी भी है, लेकिन एक दावा यह भी है कि हो सकता है तीसरी लहर ना आए अगर हम सतर्क रहें और वैक्सीनेशन हमारा सही रफ्तार से चले। आज राष्ट्र की बात में कोरोना वायरस के अपडेट्स तो मैं आपको दूंगा ही, पिछले 24 घंटे में कितने मरीज आए, वैक्सीनेशन कहां तक पहुंचा, लेकिन उसके अलावा आज मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण, जो कि स्वामी रामदेव के पार्टनर हैं। पतंजलि को जितना स्वामी रामदेव नहीं जानते, कहा जाता है आचार्य बालकृष्ण उससे बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसका डे टू डे सारा कामकाज आचार्य बालकृष्ण देखते हैं। और इसके अलावा नई नई दवाइयां आयुर्वेद में पतंजलि में शामिल करना, सारी बीमारियों का इलाज कैसे हो आयुर्वेद के जरिए उसका रिसर्च करना, दवाओं का प्रोडक्शन कहां और कैसे हो, किस स्तर पर हो, वो देखना, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि का सारा कामकाज खुद संभालते हैं। दुनिया भर में चर्चा है आचार्य बालकृष्ण की, फोर्ब्स मैगजीन तक में नाम आ चुका है। आज मेरे साथ आचार्य बालकृष्ण लाइव जुड़ गए हैं और मकसद आज आचार्य बालकृष्ण से राष्ट्र की बात में बातचीत का यह है, आपने सुना होगा हाल में एलोपैथी और आयुर्वेद अलग अलग पद्धतियां हैं इलाज की, लेकिन दोनों में काफी खींचतान हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर काफी तीर चलाए हैं। आयुर्वेद वालों ने अलग चलाए हैं, एलोपैथी वालों ने अलग चलाए हैं। लेकिन आचार्य बालकृष्ण आज मेरे साथ लाइव जुड़े हैं ये बताने के लिए, एक तो ये विवाद कैसे खत्म होगा, और दूसरा आयुर्वेद जो कि हजारों सालों से हिंदुस्तान की परंपरा में शामिल रहा है, वो क्या साइंस के विज्ञान के हिसाब से खुद को बदल रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, क्या जिस तरह से जीने का हमारा तरीका बदल रहा है उस हिसाब से क्या आयुर्वेद बदल रहा है। आज के लोगों के लाइफस्टाइल के लिहाज से जो नई नई बीमारियां, नए नए तनाव, अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्या आयुर्वेद उन सब चीजों का इलाज करने में सक्षम है? इस पर बातचीत होगी। आचार्य जी एक सेकंड, एक पहले तो स्वागत है आपका आचार्य बालकृष्ण। सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? जी 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 भाई। ओके ओके, ऑल राइट। तो आचार्य जी एक सेकंड में बातचीत शुरू करता हूं मैं, एक सेकंड में। अपने दर्शकों को जरा रोज की तरह मैं अपडेट बता दूं कि हर दिन, जैसा मैंने पहले कहा, कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,27,510 मामले सामने आए हैं, जबकि देखिए जो ठीक हुए हैं मरीज वो लगभग डबल हैं, 2,55,000। पर हां, मौतों का आंकड़ा 4,000 से काफी कम हो गया है मौतों का आंकड़ा, 2,795। तो ये अच्छी खबर है। इसीलिए मैं कह रहा था पहले, अब लगातार देश में चर्चा यह शुरू हो गई है, क्या ये दूसरी लहर कोरोना की हिंदुस्तान से जा रही है। चलिए आचार्य बालकृष्ण बातचीत शुरू करते हैं। आप सुन पा रहे हैं आचार्य जी मुझे? जी जी भैया। ओके आचार्य जी, मैं शुरू यहां से कर रहा हूं कि आज देश में जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो काला दिन मना रहे हैं। वो काली पट्टियां बांध के जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, इन्होंने जो बयान दिए हैं एलोपैथी के खिलाफ, उस पर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वरना ये माफी मांगे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मेरा मकसद आपसे ये पूछने का इसलिए है कि हर कोई चाहता है ये विवाद खत्म होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी इस पर? दिन ऐसा भाई, दिन ना काला होता है, ना भूरा होता है, ना सफेद होता है। दिन तो दिन होता है, काला तो मन होता है। मन को ठीक करना हम सबको जरूरी होता है। जिस विवाद को लेकर के श्रद्धेय स्वामी जी ने कह भी दिया कि भाई मैं, यदि मेरी बातों को थोड़ा अन्यथा तुमने लिया है, वो उसको मैं बिल्कुल अपनी वापस लेता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, सब तरह से उन्होंने कह दिया है। तो बाकी तो बात यह है कि यदि स्वामी जी ने कोई बात उठाई है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, कि इनको यदि प्रश्न यहाँ पर पैथी की बात नहीं है, प्रश्न बात यहाँ पर है कि एक संस्था के बैनर तले जो कुछ भी नहीं है, लोगों को भ्रम था
उस संस्था को लेकर के वो भ्रम अभी टूट गया है, तो उससे जुड़े हुए कुछ लोग तो शिकार हैं, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। तो हमको चिकित्सा के लिए सोचनी चाहिए। देखिए, जो एक अच्छा चिकित्सक होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो रोगी हैं, रोग है, उसको कैसे रोगी को ठीक करें, रोग को समाप्त किया जाए, यही लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए जहाँ तक बात रही कि हमारे देश के अंदर जो भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा की जो इतनी बड़ी हम सबको एक तरह से अनायास रूप से जो हमको कृपा मिली हुई है, जो ऋषियों की देन है, इसके लिए हम सौभाग्यशाली हम सबको मानते हुए, और उस विधा को एक व्यक्ति ने, श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने तप और पुरुषार्थ से, लोग कहते योग और आयुर्वेद तो बहुत पुरानी विधा है, हमने कब कहा भाई कि योग और आयुर्वेद को हमने पैदा किया है, पर हमको गर्व है श्रद्धेय स्वामी जी को निमित्त बना करके आज दुनिया में पुनः योग और आयुर्वेद के गौरव की प्रतिष्ठापना हुई है, तो वो इकलौते व्यक्ति हैं तो श्रद्धेय स्वामी जी हैं, इकलौती संस्था है तो पतंजलि योगपीठ है। इसको हमें स्वीकार करना होगा। हमको अच्छी तरह से पता है, जब पतंजलि योगपीठ ये फेज 1 हमने बनाया था तो लोगों ने कहा था कि आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए भी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है क्या? यानी कि आयुर्वेद मतलब कि एक झोपड़ी में बैठा हुआ, टूटी फूटी कुर्सियां लेकर के बैठा हुआ बुजुर्ग वैद्य, 10-20 तरह की पोटलियां, हमारी ये मानसिकता हो गई थी। उस पोटली वाली मानसिकता से आयुर्वेद को श्रद्धेय स्वामी जी ने विज्ञान वाली स्थिति पर पहुंचाया है। ठीक है, सरकारें अपना काम करती हैं, कुछ संस्थाएं अपना काम करती हैं, पर उन सरकारों और संस्था की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास था कि उन्होंने यूएनओ में जाकर के इंटरनेशनल योगा डे के लिए दुनिया को मनाया, पर दुनिया में उस आवाज़ को किसने पहुंचाई? एक दिन में आकर के किसी को काला देश सफ़ेद दिन मना लेने में, भाई तुमने देश के निर्माण के लिए क्या योगदान दिया है, ये हम सबको सोचना चाहिए। और एक व्यक्ति ने क्या योगदान दिया है? यदि आज 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य मंत्रों को पहुंचाया है, करोड़ों लोगों को उसने जीवन दिया है, क्या लिया तुमसे? आज सुबह उठ करके लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, काढ़ों का सेवन करती हैं। यदि दुनिया में दूसरे देश के अंदर ये कार्य किया जाता होता तो उसका जो मूल्यांकन है, हाँ हमें खुशी है, इस देश के लोग भी मूल्यांकन कर रहे हैं जिनको करना चाहिए, पर जो किसी भी तरह के स्वार्थ से ग्रसित हैं, जब इंटीग्रेटेड सिस्टम चाइना में हो सकता है, जापान में हो सकता है, दूसरे कंट्री में हो सकता है, जब देश में इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात आती है तो ये लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ना बिल्कुल सही है आचार्य जी, बिल्कुल मेरा अगला सवाल इसी पर था। आप अच्छा हुआ इंटीग्रेटेड सिस्टम पर आ गए, बहुत बढ़िया। मेरा भी सवाल इसी पर था आचार्य जी। इसीलिए ये विवाद जो शुरू हुआ ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये विवाद क्यों शुरू हुआ? भाई पहले भी एलोपैथी चल रही थी, पहले भी आयुर्वेद चल रहा था, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे, एक साथ चल रहे थे। जिसको आयुर्वेद में दिलचस्पी है, भरोसा है, वो आयुर्वेद का सहारा लेकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। जिनको एलोपैथी में जाना है वो जा रहे थे, और इमरजेंसी में जान बचाने के लिए एलोपैथी का सहारा लोग लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ आचार्य जी, ये विवाद क्यों शुरू हुआ, क्यों आ गया ये विवाद? भाई सुनो, मैं बता देना चाहता, मानक जी देखो, मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद्धति को अपनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, परंतु जब हम किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिवली प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं, एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद ने, वो भी दुनिया में जो किसी चीज़ की औषधि नहीं थी, पतंजलि जैसी संस्था ने, जहाँ पीछे ब्लैक डे नहीं है, आज भगवा डे है, मैं सच बताऊँ तो। और आयुर्वेद वालों ने मेरे पास बहुत सारी जगह से सूचनाएं कह रहे हैं, हम तो आज जो है ना भगवा डे मना रहे हैं, आज हमारे लिए प्रसन्नता के दिन है कि लोगों को पता चल गया कि योग और आयुर्वेद के लिए किस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, किस तरह से लोगों को बरगला करके खड़ा किया जाता है। तो ये तो बहुत एक तरह से हमारी पद्धति को, हमारी विरासत को, कई लोग कहते हैं कि बाबा जी को ही पंगा क्यों लेना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजी राजी खुशी खुशी भी तो हम इसी बात को कह रहे हैं। मैंने देखा कि इतने विगत दिनों में, पिछले दिनों में हमको भी ये पता नहीं था कि लोगों में इतना ज़्यादा आग्रह बुद्धि है। आयुर्वेद वाले का दुर्भाग्य है कि जितना मुखर होना चाहिए,
पीछे हुआ कि सर्जरी तो पहले से ही आयुर्वेद में, बहुत सारे एलोपैथिक वालों को भी पता नहीं है कि भाई सर्जरी तो आयुर्वेद में पहले से ही है। आयुर्वेद में सर्जरी की पढ़ाई की जाती है, जब पीजी होता है तो एमएस की डिग्री दी जाती है। हमारे यहाँ भी सल्ले के लिए स्थान है। पर जब हम बैठ करके, या तो जितने भी जो लोग हैं सामूहिक रूप से बैठ करके चर्चा करें, भाई देश की समस्या है, आपस की समस्या है, पर पूर्वाग्रह करना, दुराग्रह करने कतई भी उचित नहीं है। जहाँ तक बात रही, जब सर्जरी की बात आई तो भी हम इतने मुखर होकर के हमने कहा भाई सर्जरी तो ऋषि सुश्रुत की विधा है। इतनी तक भी डॉक्टरों को ऑब्जेक्शन था। मुझे ताज्जुब हुआ, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आई। बोलते आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी कैसे यूज कर सकते हो? अरे भाई दुनिया में रिसर्च उस जमाने में भी होता था, रिसर्च आज भी हो रहा है। दुनिया में उस समय पर जमाने में रिसर्च होता था, उस समय की दुनिया की रिसर्च के अपने पैरामीटर्स थे, अपने स्टैंडर्ड्स थे। और आज दुनिया में रिसर्च हो रहा है तो उसके अपने स्टैंडर्ड हैं, अपना पैरामीटर्स हैं। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि वात पित्त कफ वाले सिद्धांत वाले भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर सकते हैं, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर सकते हैं, CTRI से अप्रूवल ला सकते हैं, पूरे प्रोसेस और सिस्टम फॉलो कर करके कोई चीज़ बना सकते हैं। WHO GMP सर्टिफिकेशन के द्वारा COP पे लाइसेंस लेकर के और DGCI से अप्रूवल ला सकते हैं। ये इनको कभी कल्पना भी नहीं थी। इन्होंने सोचा था कि ये तो आयुर्वेद वाले तो कर ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास ड्रग डिस्कवरी के लिए वही साइंटिस्ट हैं जो एलोपैथिक के बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में काम करते हैं ना। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे पास 500 लगभग हैं। उनमें से करीबन 50 साइंटिस्ट तो ऐसे मेरे भाई जो दुनिया के बहुत अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा हम काम कर रहे हैं। कौन सा डॉक्टर दवाई बनाता है एलोपैथिक दवाई? बता ना भाई, तुमको भी तो जो लोग बता देते हैं फार्मा कंपनियां बता देती है। और क्षमा करना, जो अच्छे चिकित्सक है हमने उनका सम्मान किया है। कोरोना काल पर जितनी चिकित्सकों ने सेवा की है, जिन्होंने प्राण, अब देखिए, अब मेरा तीसरा सवाल यही था। अब तीसरा सवाल मेरा यही था आचार्य जी, बहुत बढ़िया आप इस पर आए। क्योंकि देखिए कौन बोलेगा आचार्य जी, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने जो है लूट करके लाश देने के लिए भी लाखों लाख रुपया मांगा है, उनके लिए कौन बोलेगा? दर्द क्यों हो रहा है इन लोगों को? उनकी आवाज कौन उठाएगा? आप जरा मुझे ये बताओगे भाई मानक भाई, उनके लिए कभी IMA ने कोई एक शब्द भी बोला? जो कमीशन खाते हैं हर परीक्षण में, हर पैथोलॉजी लैब के साथ सेटिंग है, कभी IMA ने आवाज उठाई? मैं अच्छे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, हम अच्छों की प्रशंसा करते हैं। हमारे संपर्क में भी हजारों एलोपैथिक चिकित्सक के लोग जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास आते हैं और इस बात को लेकर के कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, तू भी तो हॉस्पिटल में गया था। अरे मेरे भाई, मेरे पास भी हजारों एलोपैथिक चिकित्सक यहाँ पर आते हैं और अभी भी चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। हमने तो कभी ये बात नहीं करी, खिसियानी बोली खंभा नोचे, एलोपैथिक तुम्हारी बपौती नहीं है। जहां हमको साइंस लगेगा, जहां हमको जरूरी होगी, हम अपनाएंगे, लोगों को भी प्रेरित करेंगे, प्रचारित भी करेंगे। पर लूट और खसोट जो मचा रखी है ना, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे और अंतिम समय तक हम उठाएंगे और देश के लोगों को भी कहेंगे समय है, ठीक है, कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने को है। लोगों ने अपनों को खोया है, उनके दिल में पीड़ा है, जिनका घर बार भी बिक गया है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई तुमने जिन औषधियों को दिया और बाद में कह दिया गया कि ये तो अप्रामाणिक हैं, ये कोरोना में काम नहीं करती है, प्लाज्मा थेरेपी में लाखों रुपए खर्च कर दी, बाद में कहते तो बेकार था। तो तुम क्या कर रहे थे? दुनिया में एक्सपेरिमेंट मेरे भाई छोटे लेवल पर होता है। हमारी औषधियां कोरोनिल जिस दिन हमने बनाई उस दिन से लोग खा रहे हैं। हाँ, कभी जो साइटोकाइंस का जो वो होता है, आचार्य जी कोरोनिल पर बाद में, आचार्य जी रुकिए, कोरोनिल पर बाद में, आचार्य जी सुन पा रहे हैं? उस समय पर ठीक है, वेंटिलेटर की जरूरत होती है। सुन पा रहे हैं आचार्य जी? जी भाई, जी बोलो। ओके तो जी भाई, हाँ ओके। तो मैं ये कह रहा था आचार्य जी, आपने एक बार फिर से वही सारे मुद्दे उठा दिए जो स्वामी जी ने कहे थे। और मैं कह रहा था ना कि विवाद, इसका मतलब आपकी बातों से सुनकर मुझे लग रहा है कि खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आपको 1000 करोड़ का नोटिस दे दिया है। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी उन 25 सवालों पर कायम हैं जो 25 सवाल स्वामी रामदेव ने पूछे थे एक चिट्ठी लिखकर। इसका मतलब ये विवाद चलता रहेगा। नोटिस तो सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विवाद जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कह दिया तो विवाद कहां रह गया? पर प्रश्न तो खत्म नहीं होते ना।
प्रश्न को विवाद में बदल करके कोई ये कहेगा कि जो है ये तो विवाद कर रहे हैं। अरे भाई, हम विवाद नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं, और वो प्रश्न हमारे नहीं है, वो पूरे देश के प्रश्न हैं। प्रश्न आप करिए ना, आपके प्रश्न का उत्तर भी हम देने को तैयार हैं, पर पूरा देश ने देखा आईएमए वालों के पास प्रश्न नहीं है, तर्क नहीं है, उत्तर नहीं है, वहाँ विवाद है। विवाद भी नहीं, वहाँ पर एक तरह का दुराग्रह है और अमर्यादाएं हैं, अव्यवहारिकता है, असम्मान है, असंस्कार है, कुसंस्कार है। ये सब तो तुम लेकर के घूम रहे हो। तुमने एक सन्यासी, एक संत की परंपरा का, मर्यादा का तुमने मखौल उड़ाया, असम्मान किया। ये बताओ कि स्वामी जी ने इस देश के किस एक भी व्यक्ति का कोई अहित किया है क्या? तो ये तो पूरा देश नहीं, आचार्य जी ने अब देखिए, मुझे पूछना पड़ेगा आचार्य जी, मुझे पूछना पड़ेगा। देखिए, ताली एक हाथ से तो बजी नहीं है आचार्य जी, ताली एक हाथ से बजी नहीं है। अब मैं फिर वो स्वामी जी का बयान अगर आपको बता दूं, स्वामी जी ने जो बयान दिया था, आईएमए कह रहा है सारा विवाद शुरू ही इसी से हुआ है कि आपने एलोपैथी को मूर्ख विज्ञान कह दिया और कह दिया कि 10,000 डॉक्टर दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी मर गए और एलोपैथी के इलाज से कोरोना में लाखों लोगों की मौत हो गई। तो इसीलिए आईएमए नाराज है कि आपने पहले तीर चलाया। सुनो मानक जी, सुनो मानक जी, सुनो मानक जी, सुनो। आप बात यह नहीं है, बात यह है कि जब से कोरोना भारत में शुरू भी नहीं हुआ था, पतंजलि ने सबसे पहली बार पूरे अपने साइंटिस्टों की टीम को लगा करके सिमुलेशन से लेकर के डॉकिंग करवा करके लगभग 100 जो संभावित पौधे हैं, उन पौधों के लगभग 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स को एनालिसिस कर करके हमने प्राइमरी लेवल पे ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये पौधे कोरोना के लिए लाभकारी हो सकते हैं। उसके बाद हमने इन विवो किया, इन विट्रो किया, एनिमल ट्रायल्स करें, फिर हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी करी, क्लिनिकल ट्रायल करे, क्लिनिकल के बाद में हमने साइकोसोमेटिक बाद के इफेक्ट का भी ट्रायल किया। सारे रिसर्चर और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ मयंक जी, मानक जी, जो पेपर पब्लिश्ड हुए हैं वो इंटरनेशनल टॉप जर्नल्स के हैं, उनका हमारा कोई लेना देना नहीं, सीधे संबंध नहीं, सिर्फ रिसर्च का एक क्वालिटी था इसलिए पब्लिश हुए। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी चिकित्सक बंधुओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कोरोना के लिए इफेक्टिव कंपाउंड को लेकर के आपके कितने पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड हुए। भाई, बात तो ये विज्ञान की है, साइंस की है, ये विवाद की नहीं है। इसके बाद में हमने कहा कि ये सब काम करके कोरोनिल निकलवाई। यदि आपको डाउट था, बात यहाँ से शुरू होती है। अच्छा। यदि आपको हमारे रिसर्च पर डाउट था, आप फर्दर रिसर्च करना चाहते थे, आप अपने हॉस्पिटलों में, अपने संस्थानों में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कराते, डबल ब्लाइंड कराते, ट्रिपल ब्लाइंड कराते, जो भी करना आप करवाते, हम आपके साथ खड़े होते। करने के बाद में आप लोगों को कहते कि ये इतना इफेक्टिव है, इस लेवल पर इफेक्टिव है। हमने ना लोगों को जहर खिलाया, ना हमने मरने के लिए उनको मृत्यु के मुंह पर छोड़ा। हमने तो यथासंभव एक आयुर्वेद की संजीवनी जो शास्त्र परंपरा से हमको मिली थी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के कंपाउंड थे, वो उसको दुनिया को दिया। तो विवाद तो भाई यहाँ से शुरू होती है। पर यहाँ शुरू होने पर हमको पता न था कि आयुर्वेद से इनको इतना करंट लगता है। लोगों ने इसको, कई लोगों ने बाबा बना आईएमए करने का प्रयास किया, कई तरह के प्रोपेगेंडा करने के प्रयास किया। पर मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि विवाद सिर्फ आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की उन्नति, आयुर्वेद की अनुसंधान, आयुर्वेद के द्वारा जो है दुनिया के लोगों को, ये तो हमारे पास लोग, अरे आयुर्वेद की दवाई लिवर खराब करती है, किडनी खराब करती है, मत खाना, ये होना, ऐसे जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे तबके, उनके बापू को भी पता नहीं है कि आयुर्वेद क्या है। क्या हम तो, हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं एलोपैथिक भी लेना, पर साथ साथ में ये जड़ी बूटियां खाना, ये दिनचर्या करना, ये योगासन पढ़ना, ये व्यायाम करना, पूरे सपोर्टिंग सिस्टम को हम कहते हैं कि मेडिसिन के साथ में भी चीज़ों को रखिए। क्रिटिकल पना है तो हम तो उनको नहीं वर्गलाते हैं, हम तो उनको नहीं मना करते हैं। परंतु यदि आपके मन में जब तक दुराग्रह है, देखो हम रोगी का हित कभी नहीं कर सकेंगे।
तो रोगी का हित की भावना से हम सबको आगे आना होगा, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है मानक भाई, मैं बताना चाहता हूँ मानक जी आपको कि दुनिया के अंदर जितने भी आयुर्वेद के रिसर्च हुए हैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग 10% योग आयुर्वेद का, हम मासेज में हैं, हम क्लासेज में हैं, हम रिसर्च में हैं, हम इंस्टीट्यूशनल रूप में हैं, हम हर रूप में योग आयुर्वेद की पूरी दुनिया में हैं। देश के अंदर कोई ये चिकित्सक अपने आप, कोई मैं एक भी डॉक्टर से पूछता हूँ, क्षमा करना आप कितने प्रिस्क्रिप्शन फ्री लिखते हैं भाई, कितनी दवाइयाँ फ्री बांटते हैं? स्वामी रामदेव जी प्रतिदिन 2500 चिकित्सकों के माध्यम से हम फ्री कंसल्टेंसी, फ्री कोई भी जा करके भारतवर्ष के हर शहर में हमारे चिकित्सालय हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी 10-20 रुपए की पर्ची बनती है। पतंजलि में वो पर्ची भी नहीं बनती है। पतंजलि ऐसी संस्था है। हमारे 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक, जब अभी कोरोना काल पर लोग घरों में थे तो वो वर्चुअली सबको योग सिखा रहे हैं। लाखों हमारी योग कक्षाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो कोरोना की वजह से लोग भय में हैं, अवसाद में हैं, टेंशन में हैं, उन सबको बाहर निकाल रहे हैं। तो वो यदि लाखों लोग काम कर रहे हैं तो उसके पीछे श्रद्धेय स्वामी जी की शक्ति काम कर रही है। तो उस शक्तिशाली व्यक्ति के आचार्य जी एक सेकंड, ओके आचार्य जी एक सेकंड रुकिएगा। केस तुम्हारे ऊपर होना चाहिए इस रूप में कि तुमने जो सकारात्मकता, जो रोगी ठीक हो रहे थे उनको लाभ हो रहा था, उनको करा। ओके आचार्य जी, अब देखिए आपने सारी की सारी जिम्मेदारी इस विवाद की, सारा दोष आपने आईएमए पर डाल दिया, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा स्वामी जी ने भी तो ऐसा बयान दिया ना, देश के सारे डॉक्टर कह रहे हैं देखिए हमारे ऊपर कैसा इल्जाम लगा दिया स्वामी रामदेव ने कि हमने लाखों लोगों की जान ले ली कोरोना में। या तो आप बताइए कौन से उन डॉक्टरों या किस संस्था पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? सुनो, एलोपैथिक डॉक्टरों को सबको एक साथ क्लब करके ये कह देना कि उन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली कोरोना में, थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। सारे डॉक्टर नाराज हैं। स्पष्टीकरण मैं बिल्कुल, देखो मैं आपको बता दूं, स्वामी जी महाराज दे चुके हैं। और इसमें एक लाइन समझ लो, समझने वाले सब समझ रहे हैं कि जब आपके पास चिकित्सा, अभी भी कोरोना की दवाई तो है नहीं भाई, सपोर्टिंग सिस्टम आपको देना था तो औषधि तो हमारे पास थी ना, लाइफ सेविंग जो सपोर्टिंग सिस्टम है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को हमने कहा कि भाई आपको अभी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की भी जरूरत है, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने कुछ औषधियाँ दे दी। हमारा एक वो भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, वो एक लेवल पर पहुंच चुका था, वो अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। पर मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप जो वेंटिलेटर पर जा चुके हुए रोगी, ये डॉक्टरों को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने पेशेंट्स थे जो क्रिटिकल थे, वेंटिलेटर पे थे, वो वेंटिलेटर से वापस कितने आए, जो वेंटिलेटर पे जाने के बाद में उनका बिल कितना बना है, या जो ठीक हुए हैं वो कितने क्रिटिकल थे, कितना सीवियर थे, कितना वो जो है मॉडरेट थे। ये हमको पूरी दुनिया को, देश को डाटा बताना चाहिए। और कितनी ये चीज़ें कोई सीक्रेट या कोई विवाद का इशू नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी ने एक पूरे लोगों को सोचने के लिए एक विचार दिया। हाँ, शब्दों में, क्योंकि 3 घंटा उनको प्रतिदिन लाइव बोलना होता है सुबह, तो आप 5 सेकंड का, 10 सेकंड का क्लिप को लेकर के एक व्यक्ति भाव के बिना, उनके भाव और भावनाओं को बिना समझे कुछ करना तो ठीक नहीं है। देखो, जिन्होंने भी प्राण गंवाया है, अभी उत्तर प्रदेश में कई सारे टीचर्स की डेथ हुई है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर वो गए थे, उस समय पर तो जिन्होंने भी प्राण गंवाया है, जिस भी सेवा के रूप में गए हैं, सबके लिए तो पीड़ा है। तो उनके लिए हम तो देखो, और मैं एक बात और बता देता हूँ मानक जी, उस समय पर भी स्वामी जी ने ना इतने लोगों की जान चली गई डबल वैक्सीन डोज लेकर के भी। ये बोलने के पीछे क्या आप ये मानते हो कि डॉक्टरों के लिए उपहास है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे उनकी जो भावना थी यही थी कि भाई तुम उसके साथ में आयुर्वेदिक औषधियाँ भी खाओ। स्वामी जी ने कहा कि, लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी वैक्सीनेशन का विरोध करते हैं। स्वामी जी ने कहा भाई वैक्सीनेशन का डबल डोज ले लो, योग आयुर्वेद के दो डोज और साथ में लगा लो। तो हम तो वैक्सीनेशन के साथ में योग आयुर्वेद को भी साथ लेकर के चलने की नहीं, लेकिन स्वामी जी देखिए, अब फिर वही, अब देखिए आईएमए ये कह रहा है कि देश में वैसे ही वैक्सीन के प्रति जो हेजिटेंसी है वो बहुत है। आचार्य जी, आपको भी पता होगा हर कोई वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं होता है। अब आईएमए और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि स्वामी जी ने जब ये बयान दे दिया, एक तो ये वाला जो मैंने बताया एलोपैथी के खिलाफ, और दूसरा ये कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मैं योग और अच्छे खाने और आयुर्वेद में विश्वास रखता हूं। मानक जी, तो वैक्सीन के प्रति हेजिटेंसी बढ़ा रहे हैं। मानक भाई सुनो मानक जी, मैं एक बात आपको विनम्रता से,
सुनो सुनो मानक जी, ये हेजिटेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्वामी जी से बात तो कर लो। तुम ये जो अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करने से तो नहीं होगा, जैसे जो है ना बुखार में आदमी प्रलाप करता है, ऐसे तो नहीं होगा ना। यदि आपको लगता है कि स्वामी जी की वजह से हेजिटेशन बढ़ा है, भारत सरकार का है और बाकी जो प्रबुद्ध चिकित्सक और IMA का, मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह से श्रद्धेय स्वामी जी भूमिका निभाएंगे। सिर्फ किसी, क्षमा करिएगा, सिर्फ टीवी में एक्टिंग कर करके नहीं, वो गांव-गांव जा करके लोगों को अवेयरनेस करने का काम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे लाखों वॉलंटियर्स, आचार्य जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है आचार्य जी? ये तो आपने ऐसी बात कह दी आचार्य जी, मुझे लगता है इसके बाद बहुत सारा विवाद खत्म हो जाना चाहिए। आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव खुद पतंजलि के जरिए अपने लाखों वॉलंटियर्स के जरिए गांव-गांव में जाकर लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुझे लगता है आपके इस बयान का, आपके इस कदम का हर कोई स्वागत करेगा। सरकारें भी स्वागत करेंगी, डॉक्टर भी स्वागत करेंगे, IMA भी स्वागत करेगा, और पूरा समाज, पूरा देश स्वागत करेगा। मना कर रहे हैं क्या? ये बड़ा बयान है आपका आचार्य जी, बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने ये, और बहुत स्वागत योग्य है ये कि आप वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। जी बिल्कुल जी जी। तो हमने तो निषेध भी कभी नहीं किया था। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो एक वातावरण, एक तबका है, सारे डॉक्टर नहीं हैं, एक तबका है, वो कभी नहीं चाहता है कि चिकित्सा के विधा के रूप में योग और आयुर्वेद की कहीं पर भी प्रतिष्ठा हो। ये बहुत गलत है और इसको हम बहुत हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है। जिस विधा से करोड़ों लोग आराम से ठीक हो सकते हैं, उन विधाओं को हमें हेय दृष्टि से देखना, उन विधाओं को लेकर के उपहास उड़ाना, उस विधा को सूडो साइंस कहना, ये बहुत ही अस्वीकार्य वाली। मैं समझ गया आचार्य जी, मैं समझ गया। देखिए वही होता है ना, जब दोनों तरफ से बयान दिए जाते हैं, जब दोनों तरफ से बयान दिए जाते हैं तो फिर यही होता है कि अपनी अपनी शिकायतें कही जाती हैं। आपने कह दिया कि आयुर्वेद को ये लोग सूडो साइंस बताते हैं, उस पर आपको आपत्ति है, लेकिन आपके आचार्य जी, आपके भी एक ट्वीट पर आपत्ति है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। आपने बाकायदा IMA के जो डॉक्टर जयलाल हैं, आपने कह दिया कि उनकी एक वीडियो क्लिप आपने जारी कर दी। आपने कह दिया कि देश को देखिए, ये क्रिश्चियनिटी में बदलने की एक साजिश हो रही है। तो ये यहां तक विवाद आ गया, बताइए। और इसमें तो वीडियो क्लिप आप ये बताओ। उन्होंने कोई ऐसा, देखो हमारी आदत, मानक जी सुनो, हमारी आदत में शुमार नहीं कि हम बकवाद करते फिरें। हम तो सिर्फ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशच्छतम समाय सिद्धांत को मानने वाले हैं। हम जो करते हैं सोचते भी वही हैं, करते भी वही हैं, और चौड़े में करते हैं, पूरी दुनिया देखती है। वो भाई साहब के भाषण हैं, प्रवचन हैं, रेफरेंसेज हैं, हमने तो उसी को बताया कि भाई ये काम भी करते हैं, भाई साहब जो हैं ये काम करते हैं। ये कहते हैं कि यीशु मसीह की कृपा होगी तो जो है, जब बोले कोरोना जाएगा, तो ये ओझापंथी तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। यही तो मैंने लोगों को कहा, मैंने कहा भ्रम में मत रहो। जिसको तुम लीडर बना करके पीछे हथियार तान के खड़े हो, भाई वो एलोपैथी नहीं, वो ओझापैथी है। तुम भ्रम में मत रहो। तो लोगों को जागरूक चेतन करना तो हमारा काम है ना। इसके अलावा उनसे मेरे को कोई जयलाल जी से कोई मेरी कोई अब जो उनका नोटिस है उसका क्या जवाब दीजिएगा? हो सकते हैं, बढ़िया उनके नोटिस का क्या जवाब देंगे आचार्य जी? 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस है। ऐसा है भाई, देखो शायद आप लोगों को मानक जी 1000 की करोड़ की उनके नोटिस है ना, आने दो ना। सबसे पहले तो मुझे इनकी दरिद्रतामयी बुद्धि पर तरस आती है, क्योंकि 1000 करोड़ का वो मानहानि का जो नोटिस है, उनको उसके लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, उसके लिए एक कोर्ट फीस जमा करनी होती है। वो बहुत बड़ी अमाउंट है, वो जमा करें, कोई बात नहीं, उसको करने तो दीजिए। हमारे भी बहुत सारे लोगों ने केस कर रखा। अभी वो थोड़ा मीडिया में कम आ रहा है, इनके खिलाफ भी 10-15 केस तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पर हम 1000-5000 करोड़ नहीं मांगेंगे। पर जो एक सन्यासी को इन्होंने अपमानित किया है, एक संस्थान को जिसके द्वारा करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था, उस लाभ को जो रोकने का प्रयास किया है, उसके लिए हम भी तो करेंगे। तो यदि आपको शंका है, मैंने तो पहले जब शुरू में डिबेट हुआ था तो भी मैंने बोला था, जैसे आपने कहा वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल रिक्वेस्ट करें, IMA सरकार रिक्वेस्ट करें, श्रद्धेय स्वामी जी की तरफ से मैं कहने को तैयार हूं कि एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह से। और स्वामी जी कहेंगे ना,
एक गांव के लोगों को जो भ्रम है वो दूर, ये भी यदि कोई दूर कर सकता है ना मेरे भाई, कोई एक्टर नहीं कर सकते, मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, वो स्वामी जी ही दूर कर सकते हैं। गांव देहात का व्यक्ति स्वामी जी के बातों पर विश्वास करता है। तो एक तो वो, दूसरी बात, यदि आपको जैसे बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ में हम लोग बैठें, बिल्कुल हम तैयार हैं, जितने भी वैज्ञानिक जो IMA के हों, चाहे दूसरे वैज्ञानिक हों, रिसर्चर हों, या जो मीडिया के बंधु हों, पत्रकार बंधु हों, जितनों को भी शंका है पतंजलि से, पतंजलि की औषधियों से, कोरोनिल से, किसी भी चीज़ से, वो आएँ, हम हार्दिक स्वागत पूर्वक उनको पूरा रिसर्च सेंटर दिखाएंगे, उनको सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। आप आकर के हमको जो है ना, हमको कि समझदार बन करके समझ के साथ में किसी बात को रखना चाहिए, वही हमारी समाज में हमारी प्रामाणिकता को दर्शाता है। प्रमाण विहीन, तथ्य और किसी भी तरह के आधार विहीन किसी बात को हमको नहीं करना चाहिए, इससे भी समाज की बहुत बड़ी हानि होती है। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर आने के लिए। आपने बहुत सारे जो मुद्दे थे उन पर खुलकर अपनी बात कही है। आप बहुत बड़ा कदम है जो मैं बता रहा हूँ, वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता फैलाने की आप बात कर रहे हैं कि स्वामी जी को सरकारें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दें, और बात सही है, उनकी बात लोग मानते भी हैं, ये तो स्वागत योग्य है। और दूसरी बात, जो आपने स्पष्टीकरण दे दिया कि आप सारे डॉक्टरों के प्रति इस तरह की बात नहीं कह रहे थे। बहुत सारे कोविड वॉरियर्स इस बात से नाराज थे कि स्वामी जी ने एलोपैथी के प्रति ऐसा बयान दे दिया। कुछ लोगों को उससे राहत भी मिली होगी आपके इस स्पष्टीकरण से। पर हाँ, एक फिक्र अभी भी है कि अभी भी नोटिस पड़ा हुआ है और आप भी अपने सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये विवाद अभी खत्म होने वाला है नहीं। बहुत शुक्रिया फिर भी आचार्य जी, फिर बात करेंगे आपसे। आज आने के लिए न्यूज़ 24 पर धन्यवाद आचार्य बालकृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।